नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विश्व का भूगोल का महत्वपूर्ण लिस्टिंग देखेंगे, ठीक है। और आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। और ये वीडियो जानिए कि यूपीपीसीएस आरओ और बीपीएससी इसके लिए कारगर रहेगा, और भी तमाम अंडे एग्जाम है उसमें भी ये कारगर रहेगा, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहेगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ठीक है। देख लेते हैं क्या ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड जो है कि आकाशगंगाओं का अनंत समूह है। इसकी उत्पत्ति कब हुई? तो 13.6 अरब वर्ष पहले हुई है, ठीक है। और देखें तो क्या हो, तो निरंतर विकसित हो रहा है, निरंतर इसका बढ़ रहा है। महाविस्फोट सिद्धांत क्या है? तो ये ब्रह्मांड उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है। इसके प्रतिपादक कौन है? तो जॉर्ज लेमैत्रे हैं। उसके बाद से आकाशगंगा क्या है? तो आकाशगंगा तारों का विशाल समूह है। इसकी आकृति कैसी है? तो अनेक प्रकार की है। और प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। तो क्या होते हैं? तो प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। दुग्ध मेखला क्या है? तो यह हमारा सौरमंडल इसमें देखें तो दुग्ध मेखला में स्थित है। और इसका अन्य नाम क्या है? तो मंदाकिनी है। आकार से कैसा? तो सर्पिलाकार है, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या है। अब सौरमंडल के बारे में जाने तो सौर मंडल के ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण है। और ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं, धूमकेतुओं, अन्य आकाशीय पिंडों का समूह है, ठीक है। समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सौरमंडल है। और इसका निर्माण कब हुआ? तो सौरमंडल का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है। तो कब इसका निर्माण? 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब देखिए ग्रहों का वर्गीकरण कैसे हुआ है। तो एक आंतरिक या धात्विक पार्थिव ग्रह हुआ है, एक बाहरी गैसीय जोवियन ग्रह हुआ है। तो देखिए पार्थिव ग्रह में क्या क्या आ जाएंगे? तो बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, ठीक है। और बाहरी गैसीय जोवियन ग्रह में क्या आ जाएंगे? तो बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, ठीक है। ये आ चुका है फैक्ट जो है कि कई बार पूछ चुका है प्रश्न में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देख लें तो बुध है, शुक्र है, उसके बाद से पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। उसके बाद से आकार के अनुसार देखें तो आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में देखें तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? तो घटते क्रम है, ठीक है। ये भी ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? तो बृहस्पति आएगा, उसके बाद से शनि है, उसके बाद से वरुण है, फिर अरुण है, फिर पृथ्वी है, शुक्र है, मंगल है, बुध है, ठीक है। लास्ट में क्या आ जाएगा? तो बुध आ जाएगा, ठीक है। सबसे छोटा क्या हो जाएगा? तो बुध आ जाएगा। किसमें? तो आकार में देखा जाएगा तो, ठीक है। और आकार में सबसे बड़ा तो कौन सा आ जाएगा? तो बृहस्पति आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब अक्षांश देख लेते हैं तो क्या है? समांतर रेखाएं, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ये क्या है? तो विषुववृत्त से किसी स्थान की पृथ्वी के केंद्र से कोणीय दूरी है। और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर। कितना होता है? तो 111 किलोमीटर होता है। और कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है? तो 179, 179 है। कितना? तो 179 है। आप ध्यान दीजिएगा, इफेक्ट आ सकता है। आगे देख लेते हैं। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध देखें तो उत्तरी ध्रुव में उत्तरी शीत कटिबंध कितना है? तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुवित में। और उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध कितना है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा में। और देखिए ये 0 डिग्री अक्षांश है। और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध ऊपर देखें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो मकर रेखा है। दक्षिणी शीत कटिबंध कितना है? तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी वृत्त ध्रुवित है, दक्षिणी ध्रुव हो गए ये देखिए यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। और नीचे इसके देखेंगे तो ये दक्षिणी ध्रुव है। अब आगे देख लेते हैं देशांतर रेखा क्या है। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होता है। तो पूछ लेता है कभी कभी कि दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी कहाँ पर अधिक होता है? तो मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर। तो किसमें होता है? विषुवत रेखा पर अधिक होता है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी क्या होता है? ध्रुवों पर होता है। और 0 डिग्री देशांतर प्रधान यमोत्तर कहलाती है, ठीक है। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तो गोरे बोलते हैं, ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे बोलते हैं। और कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कुल कितनी है? 360 है। और इनकी लंबाई क्या होता है? देशांतर रेखाओं की लंबाई क्या होता है? तो बराबर होती है। और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या है? तो काल्पनिक रेखा है। और ग्रीनविच रेखा किसी स्थान की क्या है? तो गुणात्मक दूरी है। तो ग्रीनविच रेखा किसी स्थान की गुणात्मक दूरी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक फैक्ट छूट गया तो बता देते हैं। तो देखिए महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया? तो जॉर्ज लेमैत्रे ने दिया। तो ये तो ठीक है, ठीक है। और देखें तो एक साम्यावस्था सिद्धांत है। कौन सा? तो साम्यावस्था तथा सतत दृष्टि सिद्धांत है। तो ये किसने दिया? तो थॉमस गोल्ड और हर्मन बाडी ने दिया था। और देखें एक दोलन सिद्धांत आया था, दोलन सिद्धांत। तो ये दोलन सिद्धांत किसने दिया? तो डॉक्टर एलन सरनेजा ने दिया था। एक स्फीति सिद्धांत आया तो स्फीति सिद्धांत एलन गुथ ने दिया था, ठीक है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक देखा जाए तो ये मान्य सिद्धांत है, ठीक है। सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। और इसका प्रतिपादन किसने किया? तो जॉर्ज लेमैत्रे ने किया था, ठीक है, ठीक है। जॉर्ज लेमैत्रे ने किया था। और इनके साथ कौन थे? तो इसका व्याख्या किसने किया था? तो इस सिद्धांत का तो रॉबर्ट वेगनर ने, ठीक है। रॉबर्ट वेगनर ने इसकी व्याख्या किया था, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। तो हम लोग ये देख ही हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब पृथ्वी के बारे में देखें तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। और सतह के 29% भाग पर क्या है? तो स्थल है। और सतह के 71% भाग पर क्या है? तो जल है। देखिए 29% भाग पर क्या है? तो स्थल है, जमीन है, ठीक है। और 71% भाग पर क्या है? तो जल है। और इसका आकार कैसा है? तो आकार इसका गोलाकार और ध्रुव पर चपटी है। औसत घनत्व पृथ्वी का कितना है? तो 5.5 ग्राम सेंटीक्यूब है। और देखें तो औसत त्रिज्या कितना है? 378 किलोमीटर है। और देखें तो पृथ्वी का आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और देखें तो ये 23.5 डिग्री अंश पर कितना? तो 23.5 डिग्री अंश पर झुका हुआ है। कितना? तो 23.5 डिग्री अंश पर झुका हुआ है। और देखें तो
पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर क्या है तो जीवन है, ठीक है। और एकमात्र उपग्रह इसका क्या है तो चंद्रमा, और औसत व्यास कितना है तो 12,742 है। कितना तो औसत इसका व्यास कितना तो 12,742 है। और इसका सर्वप्रथम गणना किसने किया तो इसकी सर्वप्रथम गणना जो है कि इरिस्टोथेनीज ने किया था। किसने तो इरिस्टोथेनीज ने किया था। और देखें तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा फिर जो है कि, ठीक है, 149.6 मिलियन किलोमीटर है। और देखें तो अगर जो पृथ्वी को देखा है तो इसका आकार और बनावट किसके समान है तो आकार और बनावट के समान ये शुक्र के समान है। किसके तो शुक्र के समान है, ठीक है, शुक्र के समान है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। अब देखिए हम लोग जानेंगे भूपर्पटी के बारे में। जो हम लोग का पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है भूपर्पटी, मेंटल और क्रूड। तो भूपर्पटी किसके बीच है तो देखेंगे आप लोग कोनराड जिसको अंशांतत्य भी बोलते हैं, मोह अंशांत किसके बीच भूपर्पटी और मेंटल के बीच है। और रेपटी असमानता किसके तो मेंटल और क्रूड के बीच में है। और गुटेनबर्ग किसके बीच तो मेंटल और क्रूड के बीच में है। और लेमन किसके बीच तो क्रूड और पृथ्वी के बीच में, ठीक है, क्रूड और पृथ्वी के बीच में है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जो कोनराड अंशांतत्य है, असमानता है, ये किसके किसके बीच में है तो देखिए हम एक फिर भूल गए थे, बता देते हैं। कोनराड अंशांतता ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच है। किसके तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि आ चुका है ये। और वही मोह अंशांतत्य किसके बीच है तो ये मोह अंशांतत्य आपका ये क्रस्ट एवं मेंटल के बीच है। किसके तो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। मोह अंशांतत्य जो है वो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है। किसके बीच में है तो क्रस्ट एवं मेंटल के बीच में है, ठीक है। और देखें तो जो रेपटी अंशांतत्य है ये किसके बीच है तो ये ऊपरी मेंटल। किसके बीच है तो ऊपरी मेंटल और निचले के बीच के सीमा क्षेत्र को रेपटी असमानता बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद से गुटेनबर्ग अंशांतत्य किसके बीच तो गुटेनबर्ग विशाट अंशांतत्य निचले मेंटल किसके तो निचले मेंटल और देखेंगे तो निचले मेंटल और ऊपरी क्रूड के बीच में, ठीक है, ऊपरी क्रूड के बीच में, ठीक है, सीमा क्षेत्र है। और उसके बाद से देखें तो लेमन अंशांतत्य किसके बीच तो लेमन अंशांतत्य है बाहरी क्रूड तथा आंतरिक क्रूड के सीमा क्षेत्र को क्या बोलते हैं इसको लेमन असमानता कहते हैं, ठीक है। और अब आगे देख लेते हैं क्या है भूपर्पटी क्या है तो पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है और इसकी मोटाई कितना 0 से 100 किलोमीटर है। और भूपर्पटी किसके बना है तो सिलिका और एल्युमिनियम से निर्मित है। इसका अन्य नाम क्या है तो सियाल है। और औसत घनत्व कितना तो भूपर्पटी का 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और भूपर्पटी में देखें तो पृथ्वी कुल आयतन का लगभग कितना तो 1% है। कितना तो लगभग 1% है। मेंटल देखिए क्या है तो मेंटल भूपर्पटी के नीचे का भाग है और मोह अंशांतत्य से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। कितना तो मोह अंशांतत्य से 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। और पृथ्वी कुल आयतन का कितना है तो 83% भाग है। और उसका घनत्व कितना है तो 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। और देखें तो इसका अन्य नाम क्या है तो सिलिका और मैग्नीशियम से ये निर्मित है। मेंटल तो किससे बना है तो सिलिका एवं मैग्नीशियम से बना है। और इसका अन्य नाम क्या है तो सिलिका सीमा है, ठीक है। तो सिलिका और मैग्नीशियम इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं तो सीमा भी बोलते हैं, सीमा परत भी बोलते हैं, ठीक है, सीमा परत भी बोलते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब क्रूड क्या है, थोड़ा सा क्रूड हम लोग जाने इसके बारे में। क्रूड क्या है तो क्रूड जो है कि पृथ्वी की आंतरिक परत है और पृथ्वी कुल आयतन का 16% भाग है। और बाहरी क्रूड कैसा है तो तरल अवस्था में और आंतरिक क्रूड कैसा है तो ठोस अवस्था में। तो बाहरी क्रूड ठोस तरल अवस्था में, वही आंतरिक क्रूड ठोस अवस्था में है। और क्रूड का औसत घनत्व कितना तो 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और देखें तो इसका निर्माण कैसे हुआ है तो निकिल और लोहे से निर्मित है। किससे तो निकिल और लोहे से इसका निर्माण हुआ है। और देखें तो इसका अन्य नाम क्या है तो निफे है, ठीक है, निफे है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब देखिए हम लोग भूकंप के बारे में जानेंगे। भूकंप क्या है, भूकंप देखें तो ये इसमें भूकंप में क्या होता है तो सूचक होता है जो वायुमंडल में रेडान गैस की वृद्धि हो जाती है। जब भूकंप आता है तो भूमंडल में क्या होता है तो वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा की वृद्धि हो जाती है। और अर्थ क्या है तो पृथ्वी का कंपन है। भूकंप का अर्थ है कि पृथ्वी का कंपन है। और देखें तो जहाँ भूकंप सबसे पहले पहुँचता है उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। जहाँ भूकंप सबसे पहले पहुँचता है उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। और देखें तो उद्गम केंद्र को क्या बोलते हैं तो केंद्र बोलते हैं। और भूकंप आने के कारण देखें तो प्राकृतिक में क्या जाएंगे तो देखिए आप लोग निबंध के लिए भी तैयार रखिएगा। प्राकृतिक में क्या जाएंगे तो ज्वालामुखी है, भ्रंशन है, वलन है, विवर्तनिका, अस्थिरता है। और वहीं देखें तो मानवीय में क्या है तो मानवीय में अस्थिर प्रदेशों में बाढ़ है, ठीक है, विशाल जलाशयों सड़कों का निर्माण आदि मानवीय में आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे देख लें तो भूकंपी तरंगे क्या है तो भूगर्भिक तरंगे है जो प्राथमिक पी तरंगे होती हैं और द्वितीयक एस तरंगे हो तो प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। और ये देखें तो जो भूकंपी तरंगे होती है धरातली है, एल तरंगे होती हैं, ठीक है, धरातली है, एल तरंगे होती हैं। तो जो प्राथमिक जो पी तरंगे होती हैं ये देखें तो
पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर के गुजर सकता है और इसकी रफ्तार कितनी होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और यही तरंगे जो है जो प्राथमिक तरंगे हैं, यही तरंगे किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुँचती हैं। इस ध्वनि तरंगों की बात क्या होता है? तो ये इसको अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं, किसको? तो अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहते हैं, किसको? तो प्राथमिक तरंगों को। और वही और जो द्वितीयक एस तरंगे हैं इसको क्या बोलते हैं? तो इसको अनुप्रस्थ तरंगे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको अनुप्रस्थ तरंगे भी बोलते हैं। और ये केवल किसमें? तो ये जो द्वितीय तरंगे होती है केवल ठोस माध्यम में, किसमें? तो ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती है। और देखें तो जो सेकेंडरी वेव है, द्वितीय एस तरंगे है, ये क्या करती है? तो ये जो है कि ये तरल माध्यम में गायब हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, ठीक है। तरल माध्यम में गायब हो जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा विशेष जो है कि, ठीक है। और अब आगे देख लेते हैं क्या दिया है। तो प्राथमिक या पी तरंगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्राथमिक या पी तरंगे क्या होती है? धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। और देखें तो सर्वाधिक गति वाली भूकंपी तरंग होती है जो 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड चलती हैं। और देखें तो शैलों में संकुचन व फैलाव तथा घनत्व में भिन्नता उत्पन्न करती हैं। देखिए तो शैलों में संकुचन व फैलाव तथा घनत्व में विभिन्नता उत्पन्न करती हैं। और कंपन की दिशा तरंग की गति समांतर होता है। और प्राथमिक या पी तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है, जैसे कभी हमने ऊपर बताया। और देखें तो ये ठोस पदार्थों में गति इसका सबसे अधिक होता है। और ये प्राथमिक या पी तरंगे ठोस द्रव या गैस में गुजर सकती हैं। तो ये ठोस द्रव गैस से गुजर सकती हैं जो प्राथमिक या पी तरंगे हैं। ये पूछ लेता है, इफेक्ट बना के या स्टेटमेंट बना के दे देगा। अब देख लेते हैं द्वितीय एस तरंगे। तो इसकी गति पी तरंगों की अपेक्षा 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, कम होता है। और पदार्थों में उभार व गर्त का निर्माण करती है। कंपन की दिशा तरंग की गति दिशा के लंबवत होता है। और ये क्या होती है? तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और देखें तो द्वितीय के एस तरंगे केवल ठोस माध्यम में चलती हैं और धरातल पर पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं। तो प्राइमरी के बाद ये सेकेंडरी है वो इसके बाद पहुंचती हैं, ठीक है। पी तरंगों के बाद पहुंचती हैं धरातल पर। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब हम लोग धरातली या एस तरंगे देख लेते हैं, एल तरंगे। तो देखें तो ये सबसे कम वेग वाली भूकंपी तरंगे होती है जिनकी रफ्तार कितनी? 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। और ये देखें तो धरातल पर सबसे बाद में पहुंचती हैं। कहाँ पर? धरातल पर सबसे बाद में पहुंचती हैं और पूरे धरातल पर भ्रमण करती हैं। लंबी अवधि वाली तरंगे होती हैं। और देखें तो धरातली या एल तरंगे सबसे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण जो है कि शैलें विस्थापित हो जाती हैं, इसमें इमारतें क्या होती हैं? गिर जाती हैं, ठीक है। इसके कारण धरातली या एल तरंग के कारण। अब देख लेते हैं हम लोग ज्वालामुखी या उनकी अवस्थिति देख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग ज्वालामुखी और उनकी अवस्थिति देखेंगे। तो देखिए ज्वालामुखी के बारे में थोड़ा जाने हम लोग। ज्वालामुखी क्या है? तो ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर क्या होता है? पृथ्वी का पिघला पदार्थ क्या क्या? तो लावा है, राख है, भाप है तथा अन्य गैसें क्या होती है? तो बाहर निकलती हैं। और देखिए ज्वालामुखी देखें तो 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? तो एक सक्रिय ज्वालामुखी होती है, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी है। उसके बाद से प्रसुप्त ज्वालामुखी होती है। उसके बाद से शांत ज्वालामुखी होती है, ठीक है। तो सक्रिय और प्रसुप्त, ठीक है। प्रसुप्त और क्या होता है? एक शांत ज्वालामुखी होता है। तो देखें तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण देखें तो कौन कौन से हैं? तो देखें तो इटली का एटना है। कौन सा? तो इटली का एटना, ये सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। इटली का एटना। और यहीं पर देखेंगे तो यहीं पे क्या है? तो यहीं पे स्ट्रोम्बोली है, ये भी जो है कि ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पर? तो देखें तो ये अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर? तो अमेरिका में, मेक्सिको में स्थित है। और कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय है ज्वालामुखी है। कौन सा? तो कोलिमा जो है कि सबसे ज़्यादा सक्रिय है। कोलिमा जो है कि सबसे ज़्यादा क्या है? तो सक्रिय है। और देखें तो विश्व में जो सक्रिय ज्वालामुखी की उनकी संख्या कितनी है? तो 500 है, ठीक है। और स्ट्रोम्बोली का आप लोग नाम सुने होंगे। स्ट्रोम्बोली क्या है? तो स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में कहाँ पर? तो सिसिली के उत्तरी में लिबारी द्वीप पर अवस्थित है। और देखें तो इसको ये भूमध्य सागर का क्या? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ को बोलते हैं, किसको? तो स्ट्रोम्बोली को, ठीक है। और विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये किलायू है, ठीक है। किलायू है। ये कहाँ पर? तो ये अमेरिका में है। कहाँ पर अवस्थिति इसकी क्या है? तो हवाई द्वीप में है, ठीक है। हवाई द्वीप में है। और देखें तो प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या है? तो जिसमें निकट या अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, ठीक है। और लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं, ठीक है। और इसके उदाहरण क्या है? तो वेसुवियस है, ठीक है। वेसुवियस कहाँ पर? तो भूमध्य सागर में। क्राकाटोआ कहाँ पर? सुंडा जलडमरू इंडोनेशिया में है, ठीक है। फ्यूजियामा जापान में है। जापान में है। और मेयन देखिए, मेयन कहाँ पर? तो मेयन आपका फिलीपींस में है। और एक ऐसी ज्वालामुखी तो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अब हम थोड़ा सा शांत ज्वालामुखी के बारे में जान लें। तो शांत ज्वालामुखी ये है कि वैसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में देखा है तो कोई उद्गार नहीं हुआ है, फिर पुनः उद्गार होने की संभावना भी नहीं है। जैसे कि कौन कौन से इसके उदाहरण है? शांत ज्वालामुखी को सुल्तान है, ठीक है। देमोन है, ये सब कहाँ पर है? तो ईरान में है। पोपा एक देखिए, पोपा ये कहाँ पर? तो म्यांमार में है। किलिमंजारो आपका अफ्रीका में है। चिम्बराजो कहाँ पर? तो चिम्बराजो आपका दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। और देखें तो एक फैक्ट आता है कि किस महासागर के परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है? तो इसको प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। और एक फैक्ट ये भी ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। एक ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास एक भी ज्वालामुखी नहीं है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर? तो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी आपका अमेरिका में है, ठीक है। अमेरिका में है और एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और देखिए ये किसी में जो है कि दुहारे होता है। दुहारे किसको बोलते हैं? दुहारे जो है कि ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था को
क्या है तो ये प्रतीक है। इसमें क्या होता है, इसमें गैस और जलवाष्प क्या निकलता है, तो गैस और जलवाष्प निकलता रहता है, ठीक है, गैस और जलवाष्प निकलता रहता है, ठीक है। और देखें तो एक फैक्ट आप लोग ये भी तैयार रखिएगा कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा, तो कोटोपैक्सी है, ठीक है। कोटोपैक्सी देखिए ये कहाँ पर, तो ये इक्वाडोर में है, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओजस डेल सलाडो है, ओजस डेल सलाडो, ये भी कहाँ पर, तो ओजस डेल सलाडो आपका और एंडीज पर्वत पर, ठीक है, कहाँ पर, तो एंडीज पर्वतमाला पर जो अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर स्थित है, ठीक है। और विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी क्या है, तो शांत ज्वालामुखी आपका एकांगुआ है, ठीक है, एकांगुआ है, ये कहाँ पर, तो ये भी आपका एंडीज पर्वतमाला पर है, ठीक है। तो इफेक्ट है हम लोग बता दिए। अब लिस्टिंग देख लेते हैं। अब देख लेते हैं विश्वियस, ये कहाँ पर, तो इटली में, फ्यूजियामा जापान में, कोटोपैक्सी इक्वाडोर में, माउंट एटना सिसिली द्वीप इटली में, और मौना लोआ हवाई द्वीप अमेरिका में, किलायू हवाई द्वीप यूएसए में, ठीक है। अभी किलायू के बारे में हम बताए हैं कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, ये कहाँ पर, तो हवाई द्वीप ये अमेरिका में है, ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया भी है, अमेरिका में है। मेरापी इंडोनेशिया में, क्राकाटोआ इंडोनेशिया में, ठीक है। इस्तांबुल जिसको भूमध्य सागर का प्रकाश असम भी बोलते हैं, ये इटली में है। माउंट पोपा म्यांमार में, किलीमंजारो तंजानिया में, देवबंद ईरान में, को सुल्तान पाकिस्तान में, चिम्बराजो इक्वाडोर में, सबनकामा पेरू में, माउंट एरिबस अंटार्कटिका क्षेत्र में, किनाबुला मलेशिया में, और अल बुर्ज ईरान में, पेरिकुटिन ये कहाँ पर, तो मेक्सिको में, माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में, माउंट सस्ता अमेरिका में, पोपो कैटिपिटिकल कहाँ पर, तो मेक्सिको में, कोलिबा मेक्सिको में, माउंट रेनियन अमेरिका में, माउंट ताल फिलीपींस में, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। और माउंट सिनाबुंग ये कहाँ पर, तो इंडोनेशिया में, माउंट सेंट हेलेंस कहाँ पर, तो अमेरिका में, एकांगुआ कहाँ पर, तो अर्जेंटीना में, ठीक है। अब आग्नेय चट्टान के बारे में थोड़ा जान लें हम लोग क्या है। चट्टानों के प्रकार देख लेंगे तो देखिए, तो आग्नेय चट्टान में क्या आ जाएंगे, मैग्मा है या लावा से निर्मित है। और इसमें क्या क्या आ जाएंगे, तो लोहा है, निकल है, तांबा है, जस्ता है, क्या है, तो लोहा है, तांबा है, ठीक है, लोहा है, तांबा है, निकल है, जास्ता है आदि सब क्या है, तो इसके स्रोत हैं। और देखें तो आग्नेय चट्टान क्या है, तो इसमें परत रहित होता है, इसमें जीवाश्म रहित हुआ कठोर चट्टान होती हैं। और ये देखें तो जो अवसादी चट्टान क्या है, चट्टानों के प्रकार में देखें तो आग्नेय चट्टान है, रूपांतरीय क्रियात्मक चट्टान है, अवसादी चट्टान है। तो इसमें अवसादी चट्टान में क्या है, तो आग्नेय चट्टान के पक्षे और पर्दन से निर्मित है। और क्या होता है, अवसादी चट्टान है परतदार जीवाश्मिक होता है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं अवसादी चट्टान में। और देखें तो फास्फेट है, कोयला है, सीमेंट है, जीप्सम आदि इसके क्या है, तो स्रोत है। और वहीं देखें तो जो आग्नेय अवसादी चट्टानों से निर्मित है, जो रूपांतरित या क्रियात्मक चट्टान है, किससे निर्मित है, तो ये आग्नेय अवसादी चट्टानों से निर्मित है। और एक कठोर और दृढ़ चट्टान वाली होती है, ताप दाब और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। अब आग्नेय चट्टानों का रूपांतर देखें तो बेसाल्ट क्या है, बेसाल्ट आपका सीस्ट है, बेसाल्ट क्या है, तो एम्फीबोलाइट है। और ग्रेनाइट जो केंद्रित क्या होगा, तो ये नीस है, ठीक है। बेसाल्ट का सीस्ट हो जाएगा, बेसाल्ट का सिस्ट हो जाएगा, बेसाल्ट का फिर एम्फीबोलाइट हो जाएगा। और ग्रेनाइट का ग्रेनाइट का नीस हो जाएगा, ठीक है, ग्रेनाइट का क्या हो जाएगा, नीस हो जाएगा। और स्लेट का क्या होगा, तो स्लेट का आपका फाइलाइट हो जाएगा, ठीक है, स्लेट का केंद्रित होगा तो ये फाइलाइट हो जाएगा। और फाइलाइट क्या हो जाएगा, तो फाइलाइट का आपका सिस्ट हो जाएगा, ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। और वही अवसादी में देखें तो अवसादी में सपिंड क्या हो जाएगा, तो सपिंड का आपका सपिंड सिस्ट हो जाएगा। बलुआ पत्थर का क्वार्जाइट हो जाएगा, सैल का स्लिट हो जाएगा। और चूना पत्थर क्या केंद्रण होगा, तो क्या होगा, चूना पत्थर से संगमरमर बनेगा, ठीक है, संगमरमर बनेगा। और लिग्नाइट कोयला से एंथ्रासाइट कोयला बनेगा, ठीक है, लिग्नाइट कोयला से एंथ्रासाइट कोयला बनेगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब अवसादी चट्टानों का रूपांतर देखें तो बलुआ पत्थर का क्वार्जाइट हो जाएगा, सैल और क्ले का क्या हो जाएगा, स्लेट हो जाएगा। चूना पत्थर का संगमरमर हो जाएगा, लिग्नाइट कोयले का एंथ्रासाइट कोयला हो जाएगा। चाक और डोलामाइट का क्या हो जाएगा, तो संगमरमर हो जाएगा केंद्रित। वही कांग्लोमेरेट का क्या हो जाएगा, तो क्वार्जाइट हो जाएगा। बिटुमिनस कोयला क्या होगा, तो ग्रेफाइट और हीरा हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब केंद्रीय चट्टानों का रूपांतर देखें तो स्लेट का फाइलाइट और फाइलाइट का सिस्ट अभी हम लोग देखेंगे। अब पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों की मात्रा देखें तो देखें सबसे पहले जो गैस की मात्रा होती है कौन सी अधिक होती है, किसकी, तो नाइट्रोजन की। उसके बाद से ऑक्सीजन का 20.95%, आर्गन का 0.93%, वही कार्बन डाइऑक्साइड का कितना, 0.03%, नियान का कितना, तो नियान का 0.01818%, हीलियम का 0.002%, क्रिप्टान का तो 0.001%, वही हाइड्रोजन का 0.0055%, और वही जिनान तो जिनान का देखें तो 0.0009%। विश्व कुल महाद्वीप कितने, तो कुल महाद्वीप 7 हैं। अब घटते आकार में देखें तो एशिया है, एशिया के बाद अफ्रीका है, अफ्रीका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है। अब महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं रेखा देख ले तो रेखा और देशों के मध्य देख लेते हैं, तो ये भी आ सकता है, पूछता है हमेशा से। मैकमोहन रेखा तो भारत और चीन के बीच है, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, डूरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, मैग्नाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, हिंडनबर्ग रेखा तो ये जर्मनी और बेल्जियम के बीच में है, 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है, 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा के बीच में है। अब विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां देख लें तो एंडीज इसकी अवस्थिति क्या है, तो पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, तो कांगुआ है। राखी का पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट है। हिमालय का एशिया में माउंट एवरेस्ट है। आल्पस का मध्य यूरोप में है, इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, तो माउंट ब्लैंक है। और दक्षिणी आल्पस कहाँ पर, तो न्यूजीलैंड में, जिसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, तो आओराकी या माउंट कुक है। एटलस का अवस्थिति क्या है, तो एटलस पर्वत का उत्तर पश्चिमी
अफ्रीका कहाँ पर, तो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, मोरक्को, और इसका विस्तार कहाँ पर, तो कहाँ पर, तो मोरक्को में, अल्जीरिया में, ट्यूनीशिया में, ठीक है। ये प्रश्न आ चुका है कि इसका विस्तार कहाँ पर है, जिसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, तो माउंट टाबुकल है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इसका क्या है, ये कहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, तो कोसिस्को है, 2236 लगभग किलोमीटर इसका ऊंचाई है। और ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत कहाँ पर, तो अंटार्कटिका क्षेत्र में है, जिसके सर्वोच्च चोटी क्या है, तो माउंट विंसन मैसिफ है। कास्केड रेंज कहाँ पर, तो कास्केड रेंज आपका यूएसए कनाडा में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, तो माउंट रेनियर है। काकेशस का रूस है, जिसकी सर्वोच्च चोटी एल्ब्रूस है, ठीक है। यूराल का मध्य रूस है, जिसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, तो गोरा नैरुडनाया है। और डेंगेस पर्वत कहाँ पर, तो दक्षिण पूर्व अफ्रीका में। जाग्रोस पर्वत ईरान में है। माउंट लिटलिस कहाँ पर, तो माउंट लिटलिस आपका स्विट्जरलैंड में है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। जूरा पर्वत कहाँ पर, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर है। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा पर है। कैंटाब्रियन पर्वत स्पेन में है। मैकेंजी पर्वत कहाँ पर, तो कनाडा में है। किलिमंजारो आपका तंजानिया में। ब्लैक पर्वत अमेरिका में। अलेघनिया पर कहाँ पर, तो अमेरिका में, ठीक है। अब देख लेते हैं ब्लैक पर्वत के उदाहरण कौन कौन से, सियरा नेवादा कैलिफोर्निया अमेरिका में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, ठीक है। आप लोग बताइए कि ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से किस नदी का उद्गम होता है। वाजेस पर्वत कहाँ पर, तो फ्रांस में। वाजाज रेंज कहाँ पर, तो अमेरिका में। साल्ट रेंज कहाँ पर, तो पाकिस्तान में। अब अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण कौन कौन, तो अरावली है। अरावली कहाँ पर, तो आपका भारत में। पेनाई पर्वत यूरोप में है। और अल्पेशियन उत्तरी अमेरिका में, कहाँ पर, तो अल्पेशियन उत्तरी अमेरिका में, किसका, तो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। और विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला क्या है, तो इंडीज है, लगभग 7200 किलोमीटर है। राकी पर्वत कितना है, तो राकी का लगभग 4800 किलोमीटर है। हिमालय का लगभग 2400 किलोमीटर लंबाई है। अब विश्व के प्रमुख पठार की अवस्थी देखें तो सान पठार आपका म्यांमार में, पोतवार पठार पाकिस्तान में, पिडमांट पठार अमेरिका में, पैंटागोनिया पठार दक्षिण अमेरिका में, और उजाक पठार अमेरिका में, कोलंबिया का पठार अमेरिका में, पामीर छठ पठार संसार की छत है जिसको बोला जाता है, ये कहाँ पर, तो मध्य एशिया की दक्षिणी सीमा पर। मेसिटा पठार स्पेन में, जो आइबेरियन प्रायद्वीप पर है। चियापस पठार मेक्सिको में, ठीक है। अबिसिनिया पठार इथियोपिया तथा सोमालिया में। अनातोलिया पठार कहाँ पर, तो तुर्की में। ग्रेट बेसिन पठार कहाँ पर, तो अमेरिका कोलंबिया और कोलोराडो नदी के मध्य है। कहाँ पर, तो ग्रेट बेसिन पठार कहाँ पर, तो अमेरिका कोलंबिया और कोलोराडो नदी के मध्य में है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या। अब हम लोग विश्व की प्रमुख घाटियाँ देख लें तो स्वाद घाटी पाकिस्तान में, डेथ वैली कैलिफोर्निया अमेरिका में, पंजशीर घाटी उत्तरी पूर्व अफगानिस्तान में जो काबुल के उत्तर में, टेलर घाटी अंटार्कटिका में, सिलिकॉन वैली कहाँ पर, तो कैलिफोर्निया यूएसए में, रजावी घाटी इसको बोलते हैं, मिस्र को बोलते हैं, ठीक है। रजावी घाटी किसको बोलते हैं, तो मिस्र को बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब डेथ वैली या मृतक घाटी तो क्या है, तो रिफ्ट वैली का उदाहरण है। ये कहाँ पर, तो कैलिफोर्निया अमेरिका में अवस्थित है। और ये कहाँ पर, तो यूएसए के अमेरिका के मुजावे रेगिस्तान में डेथ वैली नेशनल पार्क में है, ठीक है। और इसका अन्य नाम क्या है, तो शैतान का गोल्फ है। जो डेथ वैली मृतक घाटी है इसका अन्य नाम क्या है, तो शैतान का गोल्फ है। और देखें तो डेथ वैली शुष्कतम घाटी है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब ग्रेट आर्टिजा बेसिन ये कहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया के शुष्क और शुष्क क्षेत्र में है। और ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्यवर्ती उच्च भूमि के मध्य में, कहाँ पर, तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और मध्य उच्च भूमि के मध्य में है। अब आगे देख लेते हैं। ग्रेट बेसिन तो ये अमेरिका के ग्रेट बेसिन मरुस्थल में है। और ये राकी पर्वत श्रेणी और सियरा नेवादा के मध्य में। आंधी घाटियाँ पाई जाती हैं तो कहाँ पर, कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। आंधी घाटी कहाँ पर, तो कास्ट प्रदेश में पाई जाती है। ये फैक्ट आ चुका है कई बार। अब एशिया के प्रमुख मरुस्थल देखें तो थार मरुस्थल की स्थिति क्या है, तो भारत और पाकिस्तान में। गोबी मरुस्थल तो मंगोलिया और चीन में। तकला मकान चीन में। काराकुम तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में। रबल खाली अल नाफूद हमत ये कहाँ पर, तो सऊदी अरब में। दस्ते लूट और दस्ते कबीर कहाँ पर, तो आपका ईरान में। दस्ते लूट और दस्ते कबीर कहाँ पर, तो आपका ईरान में। नेजेब कहाँ पर, तो नेजेब आपका मरुस्थल इजराइल में है, ठीक है। नेजेब मरुस्थल आपका इजराइल में। अब अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल देखें तो कलहारी मरुस्थल की स्थिति क्या है, तो कलहारी मरुस्थल का विस्तार क्या है, तो बोत्सवाना में, नामीबिया में, दक्षिण अफ्रीका में। सहारा तो सहारा उत्तरी अफ्रीका में। नाबीब का नामीबिया में। नूबियन का सूडान और इरिट्रिया में। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब हम लोग उत्तरी अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल देखेंगे तो मुजावे है, कोलोरेडो है, रेड डेजर्ट है, ग्रेट बेसिन है कहाँ पर, तो अमेरिका में। थॉमसन मरुस्थल कहाँ पर, तो कनाडा में। सोनोरोन चिहुआहुआ ये कहाँ पर, तो यूएसए अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद से दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल देखें तो पेंटागोनिया अर्जेंटीना और चिली में। आटाकामा चिली और पेरू में। और सिम्पसन जो है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल है। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल कौन कौन, तो सिम्पसन है, ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट सैंडी है, गिब्सन है, ठीक है। गिब्सन है, सिम्पसन है, और ये सब क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख मरुस्थल है। अब आगे देख लेते हैं। मरुस्थल महत्वपूर्ण देखें तो सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय मरुस्थल कौन सा, तो सहारा है। सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय मरुस्थल कौन सा, तो ये सहारा है। सबसे शुष्क मरुस्थल क्या है, तो सबसे शुष्क मरुस्थल आपका अटकामा मरुस्थल है। उसके बाद से एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा, तो एशिया का दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल क्या है, तो ये थार है, ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल क्या है, तो ये भी आपका थार है। जरूर ध्यान दीजिएगा, आप इंपोर्टेंट फैक्ट है। और देखें तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन है, तो कंपास है। कंपास में क्या क्या, तो कंपास में ये ब्राजील में, अर्जेंटीना में, पराग्वे में, उरुग्वे में। सवाना तो आपका पूर्वी अफ्रीका में। सिल्वान तो अमेजन बेसिन में। लानोज वेनेजुएला और कोलंबिया में। पार्कलैंड आपका दक्षिण अफ्रीका में। सिराडो कहाँ पर, तो सिराडो आपका ब्राजील में। और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान देखें तो प्रेयरी उत्तरी अमेरिका में। स्टेपीज आपका कहाँ पर, तो यूरेशिया में। पंपास अर्जेंटीना में। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में। पुस्टा जब कहाँ पर, तो हंगरी में। अब आगे देख लेते हैं। और वायुमंडल की संरचना पढ़ते देख लें तो वायुमंडल, ठीक है, नीचे से देखेंगे तो सबसे नीचे से क्षोभ मंडल,
क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा तो बहिर्मंडल आ जाएगा। और क्षोभ मंडल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानें तो क्षोभ मंडल क्या है, तो यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक है, सबसे निचली परत है। और इसकी औसत ऊंचाई क्या है तो सतह लगभग 13 किलोमीटर है, कितना तो 13 किलोमीटर, 8 किलोमीटर से लेकर के 18 किलोमीटर तक, ठीक है, 8 से लेकर के 18 किलोमीटर तक। और देखेंगे तो ध्रुव पर कितना, तो ध्रुव पर देखेंगे तो 8 किलोमीटर, वही विषुवत रेखा पर कितना तो 18 किलोमीटर, ठीक है, ध्रुव पर कितना तो 8 किलोमीटर, वही विषुवत रेखा पर कहाँ पर तो कितना तो 18 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें देखिए तो इसमें क्या क्या होता है क्षोभ मंडल में, पृथ्वी की सतह, इसमें बादल है, ठीक है, बादल है, आंधी है, वर्षा है, इसी मंडल पर होता है। इसको संवहन मंडल भी बोलते हैं, क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। और ये जैविक क्रिया के लिए क्या होता है, जैविक क्रिया के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो एक अच्छा क्या है तो मंडल है, ठीक है। और इस पर क्या होता है, इस मंडल में क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट कितना है तो दर 165 मीटर है, कितना तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 सेंटीग्रेड अथवा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 सेंटीग्रेड होती है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं समताप मंडल क्या है। समताप मंडल में ये देखें तो इसकी ऊंचाई कितना है तो 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है, जो कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है 50 किलोमीटर की ऊंचाई है। और समताप मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, कहाँ पर ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। और विषुवत रेखा पर इससे क्या हो जाता है तो लुप्त हो जाता है। और इसी मौसम में इसी मंडल में क्या क्या होता है, इसी मंडल में देखेंगे तो आंधी है, बादलों की गरज है, बिजली है, कड़क है, धूलकण है, जलवाष्प है आदि, इसमें कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है समताप मंडल में देखेंगे तो इसमें बादलों की गरज हो गया, बिजली कड़क हो गया, धूलकण है, जलवाष्प है, ये सब कुछ इसमें नहीं होता है। और इसमें देखें तो समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए इसको आदर्श माना जाता है, ठीक है, आदर्श दिशा को माना जाता है। और कभी कभी इस मंडल में क्या होता है तो इस मंडल में समताप मंडल में आपका मूला मेघ या मेघों का इसमें निर्माण होता है, ठीक है। और समताप मंडल किसमें है तो समताप मंडल को इसको स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं, कभी कभी घुमाने के लिए पूछ लेता है। उसके बाद से मध्य मंडल, उसके बाद से आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल, ठीक है। और मध्य मंडल की ऊंचाई कितना है तो 80 किलोमीटर है, ठीक है, ऊंचाई तक फैला हुआ है। और इसको मध्य सीमा ही बोलते हैं, ठीक है। और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं, ठीक है। इसमें किसमें जल जाते हैं तो ये मध्य मंडल में जल जाते हैं। उसके बाद से आयनोमंडल, इसकी कितना तो ऊंचाई है 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक के बीच स्थित है। और देखें तो इसको आयन मंडल बोलते हैं। इसमें भी लेयर बटे हुए हैं, किसमें तो E1 E2 F1 F2 में बटे हुए हैं, ठीक है। और जो आयन मंडल है इसमें देखेंगे तो किसके लिए तो आयन मंडल आपका इसमें टेलीफोन है, टेलीविजन है, रडार आदि की सुविधा इससे प्राप्त होती है, ठीक है। और इसी मंडल में अवस्थित होते हैं जो उपग्रह होते हैं। और उसके बाद से बहिर्मंडल, तो ये आयन मंडल से ऊपर के भाग को, जो आयन मंडल के ऊपर के भाग को बहिर्मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी सीमा जो है कि देखें तो इसका निर्धारित नहीं है, इसकी सीमा कोई भी निर्धारित नहीं है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब ओजोन परत तो समताप मंडल में पाई जाती है। इसकी ऊंचाई कितना है तो 1535 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य है। और पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किसमें होता है तो ओजोन परत में होता है। उपसौर क्या है तो उपसौर पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होता है, कब तो 3 जनवरी को। अपसौर क्या है तो पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर हो जाता है, कब 4 जुलाई को। अब 21 जून में क्या है तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होता है। दिन और दिन क्या होता है इसमें, दिन सबसे छोटी होती है, दिन एवं सबसे छोटी क्या होती है रात होती है। वही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ा रात होता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और वही उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे बड़ी रात होती है। विषुव 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन रात समान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिग्री उत्तरी उच्च ताप पेटी तापजन्य पेटी है। ध्रुवी पूर्वी पवन क्या है तो 65 डिग्री उत्तरी और उपध्रुवी निम्न दाब पेटी गतिजन्य पेटी भी इसको बोलते हैं। और देखिए जो गतिजन्य पेटी है उपोष्ण उच्च दाब उच्च अक्षांश है, कितना तो 35 उत्तरी से 30 उत्तरी तक, ठीक है। उसके बाद से 30 उत्तरी से 5 डिग्री उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवने हैं। और भूमध्य रेखी निम्न डोलड्रम कितना है तो 5 डिग्री उत्तरी से 5 डिग्री दक्षिणी है। और वही 5 डिग्री दक्षिणी से 30 दक्षिणी के बीच में दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवने हैं, ठीक है। आपने इसको देख लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब कोरियोलिस बल के कारण पवनों की गति क्या होती है उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ, वही दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ हो जाती है। किसके कारण तो कोरियोलिस बल के कारण, ठीक है। पवनों गति क्या होती है उत्तरी गोलार्ध में दाईं तरफ, वही दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ हो जाती है। अब गर्म स्थानीय पवनें देख लेते हैं, संबंधित क्षेत्र को देखेंगे। चुनुक राखी पर्वत को पूर्वी ढाल में, सिराकोप उत्तरी अफ्रीका, भूमध्य सागर इटली व स्पेन में, फान आल्पस पर्वत को उत्तरी ढाल जो मुख्यतः स्विट्जरलैंड में, सिसुम अरब रेगिस्तान में, हबूक उत्तरी सूडान खार्तूम में, ब्रिक फिल्टर ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया रेगिस्तान में, नार्विस्टर उत्तरी न्यूजीलैंड पूर्वी पूर्वोत्तर भारत काल जिसको बंगाल बैसाखी बोला जाता है। यामो कहाँ पर तो जापान में, खमसिन आपका कहाँ पर तो मिस्र का उत्तरी भाग में। कैसी है तो ये आपका ये गर्म स्थानीय पवनें हैं। अब ठंडे स्थानीय पवनें देख लेते हैं तो मिस्टर आपका फ्रांस और रोन घाटी से संबंधित हैं। बोरा कहाँ पर तो बोरा आपका
पहुंचे कहाँ पर, तो एडियाटिक सागर का पूर्वी तट पर। ब्लिजार्ड उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र साइबेरिया कनाडा अमेरिका में। और अब देख लेते चक्रवातों के क्षेत्र में, हम देखें तो चक्रवात आपका हिंद महासागर में, हरिकेन अटलांटिक महासागर में, टाइफून क्या बोलते हैं तो पश्चिमी प्रशांत दक्षिणी चीन सागर में, विली पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। अब महासागर क्षेत्रफल के घटते क्रम में देखें तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, उसके बाद से अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उसके बाद से दक्षिणी महासागर, उसके बाद से आर्कटिक महासागर, ठीक है। और प्रशांत महासागर के प्रमुख गर्त देखें तो मेरियाना गर्त जो सबसे गहरा गर्त है, 11.33 मीटर इसकी लंबाई है। और क्यूराइल गर्त है यहीं पर प्रशांत महासागर में। करमेडेक गर्त कहाँ पर, तो आपका प्रशांत महासागर में। टूंगा गर्त तो कहाँ पर, प्रशांत महासागर में। एल्यूसियन गर्त कहाँ पर, तो आपका प्रशांत महासागर में। अब अटलांटिक महासागर के प्रमुख गर्त देखें तो रोमांचे गर्त, उसके बाद से सैंडविच गर्त, सुंडा गर्त आपका कहाँ पर, तो हिंद महासागर के प्रमुख गर्त हैं। जो कौन कौन से तो हिंद महासागर के प्रमुख गर्त सुंडा गर्त है, डायमेंटीना गर्त है, उसके बाद से जावा गर्त है, ठीक है। ये कहाँ पर, तो हिंद महासागर में। अब हिंद महासागर की धाराएं देख लें तो एक ठंडी धाराएं तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा, पछुआ पवन प्रवाह। उसके बाद से गर्म में देखें तो हिंद महासागर की धारा में विषुवत-रेखी धारा, अगुलहास धारा, मोजाम्बिक धारा। अब प्रशांत महासागर की धाराएं देखें तो क्या है, ठंडी में क्यूराइल धारा, ओयासियो धारा, कैलिफोर्निया धारा, एक ऐसी तो ठंडी है जो प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। पेरू या हमोल धारा कहाँ पर, ठंडी, ये भी प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। प्रशांत महासागर की गर्म धाराएं देखें तो उत्तर विषुवत-रेखी धारा, उसके बाद से दक्षिण विषुवत-रेखी धारा, क्यूरेसियो धारा, सुसीमा धारा, कहाँ पर, तो प्रशांत महासागर की धाराएं हैं जो कैसी है तो गर्म है। एल्यूसियन धारा ये भी गर्म है, ठीक है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा तो कहाँ पर, तो प्रशांत महासागर की धाराएं हैं, ठीक है, ये भी गर्म है। अब अटलांटिक महासागर की धाराएं देखें तो ठंडी धारा तो कौन सी, लेब्राडोर धारा, कनारी धारा, फॉकलैंड धारा और वेंगुला धारा, दक्षिण अटलांटिक धारा, ये कहाँ पर, तो आपका अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं। गर्म में देखें तो उस वक्त उत्तर विषुवत रेखा धारा, दक्षिण विषुवत रेखी धारा, ये कहाँ पर, तो अटलांटिक महासागर की धाराएं हैं, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से दक्षिण विषुवत रेखी धारा ये भी गर्म है, गल्फ स्ट्रीम में भी गर्म है, फ्लोरिडा धारा गर्म है, नॉर्वे धारा ये भी गर्म है, ब्राजील धारा गर्म है, इर्मिंग धारा ये भी गर्म है। अब काला सागर के सीमावर्ती देश देखें तो कौन कौन से, तो यूक्रेन, ठीक है, सबसे उत्तर में। उसके बाद से रोमानिया है, जॉर्जिया है, तुर्किया है और बुल्गारिया है, रूस है। तो काला सागर के सीमावर्ती देश कौन कौन, तो यूक्रेन है, ठीक है। यूक्रेन के बाद से रोमानिया के बाद से जॉर्जिया, उसके बाद से तुर्की है, उसके बाद से बुल्गारिया, उसके बाद से रूस है, ठीक है। तो ये कौन है, तो काला सागर के सीमावर्ती देश हैं यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, तुर्की, बुल्गारिया और रूस, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब कैस्पियन सागर के सीमावर्ती देश कौन कौन से, तो तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, ईरान है, रूस है, अजरबैजान है। तो तारीख से भी आप लोग याद रख सकते हैं, TRIK से, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब अरब सागर के सीमावर्ती देश कौन कौन, उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, ठीक है। और उच्चतम लवणता वाले क्षेत्र देख ले तुर्की की वान झील का 330% है। मिड सागर की लवणता कितनी है, 238% है। वही अमेरिका की ग्रेट साल्ट झील की लवणता कितनी है, तो 220% है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब मिड सागर के सीमावर्ती देश देखें तो इजराइल और जॉर्डन है। और सिंधु विश्व की सबसे लंबी नदियाँ देखें तो नील नदी 6650 किलोमीटर, अमेजन नदी 6400 किलोमीटर, यांगजी नदी जो चीन में बहती है 6300 किलोमीटर, एशिया की शायद ये सबसे बड़ी नदी है। मिसिसिपी नदी ये कौन सी, तो ये कितनी, इसकी लंबाई तो 6270 किलोमीटर है, विश्व की सबसे लंबी नदी हम देखें तो। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी, नील नदी है। प्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। यांगजी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, लंबाई से कितना, 6300 किलोमीटर है। अपवाह क्षेत्र क्या है, तो चीन है, मुहाना प्रशांत महासागर में इसका मुहाना होता है, ठीक है। अब मेकांग नदी तो इसका उत्पत्ति कहाँ से, उद्गम कहाँ से होता है, तिब्बत पठार से होता है। तो अपवाह क्षेत्र चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम में होता है। और मुहाना क्या है, तो दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। अब देख लेते हैं साल्वी नदी उद्गम कहाँ, तिब्बत से होता है। म्यांमार और थाईलैंड के मध्य सीमा का निर्माण करता है कौन सा, तो साल्वी नदी। और मुहाना ये कहाँ पर आके गिरता है, तो हिंद महासागर में, जहाँ पर मर्दमान की खाड़ी भी है। आमूर नदी तो चीन और रूस के बीच सीमा का निर्माण करती है। ये कहाँ पर गिरती है, तो मुहाना इसका क्या है, तो प्रशांत महासागर है। अब आगे देख लेते हैं। बोल्गा नदी तो इसका उद्गम स्थल क्या है, तो वाल्दाई पहाड़ी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। मुहाना क्या है, तो कैस्पियन सागर है। और डेनुब नदी तो उद्गम स्थल क्या है, तो जर्मनी है, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। मुहाना ये काला सागर में गिरती है। यूराल नदी उद्गम क्या है, तो उद्गम दक्षिण यूराल पर्वत है। मुहाना से क्या है, तो कैस्पियन सागर है। नीपर नदी इसका उद्गम क्या है, तो मासो का पश्चिमी भाग है, जिसका मुहाना क्या है, तो काला सागर है। राइम नदी उसका उद्गम स्थल क्या है, तो स्विस आल्प्स पर्वत के बीच है और भ्रस घाटी से बहती है। यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग वाला मुहाना जलमार्ग है, इसका यूरोप का सबसे व्यस्त अंतर सागरी स्तरीय जलमार्ग वाला राइन नदी है। और मुहाना क्या है, तो मुहाना इसका उत्तरी सागर है। नील नदी का उद्गम क्या है, तो उद्गम इसका विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है और विश्व की सबसे लंबी नदी है। मुहाना इसका क्या है, तो भूमध्य सागर है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पोपो नदी। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी, तो कायरो कांगो या जायरे नदी। जाम्बेजी नदी तो विक्टोरिया जलप्रपात इसी पर स्थित है, कहाँ पर, जाम्बेजी नदी पर। और करीबाबाद का निर्माण इसी नदी पर है, ठीक है। मिसिसिपी नदी कहाँ पर उद्गम, इटास्का झील से होता है। मुहाना इसका क्या है, तो मैक्सिको खाड़ी है और पंजी के पक्षी के पंजे के आकार के डेल्टा का निर्माण करती है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब मिसिसिपी मिसौरी नदी अमेरिका के ग्रेट प्लेन का निर्माण करती है और उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा नदी क्षेत्र है कौन सा, तो मिसिसिपी मिसौरी नदी
उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा नदी क्षेत्र है। अब आगे देख लेते हैं। अब नदियों किनारे स्थित विश्व के प्रमुख नगर देख लेते हैं। तो वाशिंगटन अमेरिका पोटोमैक नदी किनारे, लंदन इंग्लैंड टेम्स नदी किनारे, पेरिस फ्रांस सी नदी किनारे, बर्लिन जर्मनी स्प्री नदी किनारे, बगदाद इराक टिग्रिस नदी किनारे, रोम इटली टाइबर नदी किनारे, आसमान मिस्र नील नदी किनारे, खार्तूम सूडान नील नदी किनारे, वियना ऑस्ट्रेलिया डेनूब नदी किनारे, बेलग्रेड सर्बिया डेनूब नदी किनारे, बुडापेस्ट हंगरी डेनूब नदी किनारे, बान जर्मनी राइन नदी किनारे, कायरा मिस्र नील नदी किनारे, मॉन्ट्रियल कनाडा सेंट लॉरेंस नदी किनारे, न्यूयॉर्क अमेरिका हडसन नदी किनारे, क्यू ये कहाँ पर तो यूक्रेन में नीपर नदी किनारे, लाहौर पाकिस्तान में रावी नदी किनारे, कराची पाकिस्तान में सिंध नदी किनारे, रॉटरडम नीदरलैंड राइन नदी किनारे, नोमपेन कम्बोडिया मेकांग नदी किनारे, मैड्रिड स्पेन मेंजनेस नदी किनारे, पर्थ ऑस्ट्रेलिया स्वान नदी किनारे, संघाई चीन याक्सिक्यान चीन नदी किनारे, बैंकॉक थाईलैंड मेनाम चाओ फ्राई नदी किनारे, हनोई वियतनाम रेड रिवर नदी किनारे, और यांगून म्यांमार इरावदी नदी किनारे। ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी द्वीप देख लें तो ग्रीनलैंड है। ठीक है। कौन कौन सा ग्रीनलैंड है? उसके बाद से न्यू गिनी है, बोर्नियो सबसे लास्ट में क्या जगह तो मेडागास्कर है। ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, फिर उसके बाद से मेडागास्कर। ठीक है। अब जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में क्रम देखें तो होकाइडो है, होन्शु है, शिकोकू है, क्यूशु है। कौन कौन से? जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण में क्रम होकाइडो है, होन्शु है, शिकोकू और क्यूशु है। और जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? तो होन्शु है। और जापान की राजधानी टोक्यो किस पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर स्थित है। इंडोनेशिया के प्रमुख द्वीपों का पश्चिम से पूर्व में क्रम देखें तो सुमात्रा है, जावा है, बाली है, लोम्बोक है। क्या है? तो सुमात्रा है, जावा है, बाली है, लोम्बोक है। अब आगे देख लेते हैं माजुली नदी। तो माजुली नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। कहाँ पर? तो ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य स्थित है। कौन सी? तो माजुली द्वीप। और विश्व की प्रमुख झीलें देख लेते हैं तो सुपेरिया झील ये कहाँ पर? तो अमेरिका और कनाडा के बीच है। ह्यूरन झील तो अमेरिका और कनाडा के बीच में, ओंटारियो झील अमेरिका और कनाडा के बीच में, ईरी झील अमेरिका और कनाडा के बीच में, मिशिगन ग्रेट साल्ट लेक कहाँ पर? तो अमेरिका में, कैस्पियन सागर तो कजाकिस्तान, ईरान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान तारीख से भी याद रख सकते हैं। अरल सागर तो आपका उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में, विक्टोरिया झील तो केन्या, यूएना, तांजानिया में, टिटिकाका तो बोलिविया और पेरू पर, आयर झील तो ऑस्ट्रेलिया में। ये शायद संभवतः ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील कौन सी? तो आयर झील है। बैकाल, ओनेगा और लोडोगा कहाँ पर? तो रूस में। विनिपेग, अथवास्का, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, मानिटोबो और रेंडियर कनाडा में, बाल्का झील कजाकिस्तान में। अब बृहद झीलों ग्रेट लेक्स का पश्चिम से पूर्व में क्रम देखें तो सबसे पहले सुपीरियर आएगा, उसके बाद से मिशिगन आएगा। ठीक है। और ह्यूरोन है, ईरी है, एंटोरियो है। ठीक है। अब झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण देखें तो विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ओबसा सलाडो है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सा? टिटिकाका झील है। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। विश्व की सर्वाधिक खारी झील वान झील है जो तुर्की की है, 330% शायद है ये। और विश्व की सबसे नीची झील क्या है? तो मृत सागर है। झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहा जाता है। 1000 झीलों का देश फिनलैंड है। अब विश्व के प्रमुख प्रपात देख लेते हैं। जल प्रपात एंजिल जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये किस नदी पर है? चुरू नदी पर है। और ये कहाँ पर? तो वेनेजुएला में। नियाग्रा तो नियाग्रा एक इस जलप्रपात कहाँ पर? तो ये सेंट लॉरेंस नदी पर है। और ये कहाँ पर? तो अमेरिका और कनाडा के बीच है। ठीक है। अमेरिका और कनाडा के बीच में है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। विक्टोरिया झील ये कहाँ पर? तो विक्टोरिया जलप्रपात विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर? जाम्बेजी नदी पर, जिम्बाब्वे और जम्बिया पर। स्टेनले जलप्रपात कांगो या जायरे जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य भी बोलते हैं वहीं पर है। विश्व के प्रमुख बात देख लेते हैं तो रोगुन विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। किस नदी पर? तो बक्स नदी पर है। और कहाँ पर है? तो रोगुन बांध आपका ताजिकिस्तान में है। आसवान बांध मिस्र में है जो नील नदी पर है। कुहुवर बांध अमेरिका में कोलोराडो नदी पर है। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर जाम्बिया में है। नूरेक बांध कहाँ पर? तो बक्स नदी ताजिकिस्तान में। इतेपू बांध पराना नदी ब्राजील पराग्वे में। पंचेत हिल दामोदर नदी भारत में। और विश्व के प्रमुख जलडमरू मध्य जल संधियाँ देख लें तो मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर में। संबंधित क्या? तो इंडोनेशिया मलेशिया है। सुंडा में तो देखें सुंडा जो है जो जल संधि है जावा सागर और हिंद महासागर में के बीच है। और देखें तो संबंधित इंडोनेशिया है, पाक और बंगाल खाड़ी और मन्नार खाड़ी के बीच है। भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक है। बाबन मंडप जाल सागर और अदानी खाड़ी में, यमन जिबूती है। जिब्राल्टर क्या है? तो संबंधित खारा देखें तो जिब्राल्टर भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के बीच में। स्पेन और मोरक्को ये कंट्री लगते हैं। हारमुज फारसी खाड़ी और ओमानी खाड़ी ओमान ईरान में। बार्थ पोरस तो कहाँ पर? काला सागर और मरमरा सागर तुर्की में। डोबर उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल इंग्लिश और फ्रांस में। हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर कनाडा में। ठीक है। डेविस देखें तो वेफिन खाड़ी और अटलांटिक महासागर इंग्लैंड और कनाडा को। बेरिंग सागर चुक्सी सागर अलास्का यूएस और रूस को। बास तस्मान सागर दक्षिणी सागर को अलग करती है ऑस्ट्रेलिया में। टारेस और आरफुरा सागर और पर्पुआ खाड़ी न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया में। कुक तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर न्यूजीलैंड और उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को। अब आगे देख लेते हैं पनामा नहर। देखिए विश्व की प्रमुख नहरें देखें तो पनामा नहर संबंधित देखें तो पनामा में अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य है। स्वेज नहर तो स्वेज नहर कहाँ पर? तो मिस्र में। लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य है। कील नहर तो जर्मनी में। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य है। वोल्गा डान रूस में। रोस्टो और स्टालिनग्राड के मध्य है। सू नहर तो अमेरिका में। सुपीरियर और ह्यूरन झील के मध्य है। ईरी कहाँ पर? तो ईरी आपका अमेरिका में। ईरी और मिशिगन झील के मध्य है। वेलेन आपका कनाडा में। ईरी ओंटारियो झील के मध्य है। अब स्वेज नहर देख लेते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। संबंधित क्या है? तो मिस्र में। निर्माण से कब? 1869 में। लंबाई कितना?
जबकि 193.30 किलोमीटर है। और देखें तो उत्तरी पोर्ट साइड दक्षिणी पोर्ट तौफीक पोर्ट से सुएज में लाल सागर को भूमध्य सागर को जोड़ती है, लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो कौन? सुएज नहर। अब विश्व की प्रमुख जनजातियां देख ले तो एस्किमो या इनुइट ग्रीनलैंड कनाडा अलास्का में, बुशमैन कालाहारी मसुअल में, माओरी न्यूजीलैंड में, एनू जापान में, सेमांग मलेशिया में, खिर्गिज मध्य एशिया में, वेदा श्रीलंका में, मसाई पूर्वी अफ्रीका केन्या में, पिग्मिज कहाँ पर? तो कांगो बेसिन में, बद्दू अरब मरुस्थल में, जूलू दक्षिण अफ्रीका में, निग्रो मध्य अफ्रीका में, पापुआंस न्यू गिनी में, रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में, बर्बर मोरक्को में, नुवा सूडान में, फुलानी कहाँ पर? तो फुलानी आपका पश्चिमी अफ्रीका में। यही एक कथन दिया बना के पूर्वी अफ्रीका में, तो जो कि गलत था, आ जाता है ऐसे प्रश्न। तो फुलानी कहाँ पर? तो आपका पश्चिमी अफ्रीका में। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है। माया आपका कहाँ पर? तो मध्य अमेरिका में। लैप्स आपका स्कैंडिनेवियाई प्रदेश में। आप लोग कमेंट करिए कि स्कैंडिनेवियाई प्रदेश क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से? तो यूपी में, तो पूर्वी रूस, पश्चिमी अलास्का में। बंतु कहाँ पर? तो बंतु पूर्वी मध्य और दक्षिण अफ्रीका में। और विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर देखें तो ओसाका जापान में, जिसको सूती वस्त्र लौह इस्पात के लिए फेमस है। और नगोया जापान में। ठीक है, नगोया जगह पर जापान में सूती वस्त्र ऑटोमोबाइल के लिए। डेट्रॉइट अमेरिका ऑटोमोबाइल के लिए। अंसन चीन लौह इस्पात के लिए। हवाना क्यूब शिकार के लिए। मिलान इटली रेशम वस्त्र उद्योग के लिए। शेफील्ड इंग्लैंड कटलरी उद्योग के लिए। एसन कहाँ पर? तो जर्मनी में। लौह और इस्पात में, ठीक इस्पात के लिए। अंसन कहाँ पर? तो अंसन आपका चीन में। लियोन्स आपका कहाँ? तो लियोन्स आपका फ्रांस में रेशम के लिए। आबादान ईरान में तेल शोधन के लिए। डुंडी स्कॉटलैंड जूट वस्त्र के लिए। शंघाई चीन वस्त्र मशीनरी के लिए। फ्रैंकफर्ट जर्मनी परिवहन इंजीनियरिंग के लिए। वेनिस इटली कांच निर्माण उद्योग के लिए। पिट्सबर्ग यूएसए लौह इस्पात के लिए। ग्लासगो स्कॉटलैंड पोर्ट निर्माण उद्योग के लिए। क्यू यूक्रेन इंजीनियरिंग के लिए। चेलियाबिंस्क रूस धातु सैन्य मशीनरी के लिए। रॉटरडम नीदरलैंड। पोर्ट नेलोथ पोर्ट डायमंड कहाँ पर? तो दक्षिण अफ्रीका में। हम लोग विश्व के प्रमुख पता बंदरगाह देख रहे हैं, तो रॉटरडम पता नहीं कहाँ पर? नीदरलैंड में। पोर्ट नेलोथ पोर्ट डायमंड भी इसको बोलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में। सेंटोस काफी बंदरगाह ब्राजील में। मरकैबो वेनेजुएला में। अलेक्जेंड्रिया कहाँ पर? तो मिस्र में। इगारका कहाँ पर? तो रूस में। मोंटोवीडियो कहाँ पर? तो उरुग्वे में। त्रिपोली कहाँ पर? तो लीबिया में। ग्वादर कहाँ पर? तो पाकिस्तान में। योकोहामा जापान में। ठीक है, योकोहामा कहाँ पर? पतन तो जापान में। और पैन अमेरिकी महामार्ग तो क्या है? तो विश्व की सबसे लंबा महामार्ग कौन सा? तो पैन अमेरिकी महामार्ग है। ठीक है, और ये कहाँ पर? दक्षिण अमेरिका मध्य अमेरिका के यूएसए और कनाडा से जुड़ता है। उसके बाद से ट्रांस साइबेरिया रेल मार्ग में देखें तो विश्व का रेलमार्ग सबसे बड़ा है लंबाई में, जिसकी लंबाई की 9332 किलोमीटर है। ये क्या है? तो सेंट पीटर्सबर्ग लेनिनग्राद को व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। और उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग विश्व का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप के औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। तो ये था विश्व के भूगोल का महत्वपूर्ण लिस्टिंग। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।